तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया था, हमने कर ली थी तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें हमें न्यूमेरिकल करने के लिए दो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर ज्यादा है वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो कम है वो सॉल्यूशन का। सेम इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था वो तो सॉल्यूशन था और जिसका कम था वो क्या था, सॉल्वेंट। आज हम लोग हमारी चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को करेंगे, पर उससे पहले हमें एक छोटा सा फिनोमेनन पढ़ना पड़ेगा, जो क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को पढ़ने से भी पहले हमें डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, किसी को अंदाजा है डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। जैसे पानी हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ चलता है। असम में एक जगह है उल्टा पानी करके, वहां उल्टा है, वहां नीचे से पानी ऊपर की तरफ चलता है। ढलान है, चढ़ाई है ऊपर से नीचे, पर पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी का कुछ लग रहा है। तो इस तरह से, तो जनरली हायर टू लोअर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी ये क्लास है, गेट दरवाजे बंद है और किसी ने अच्छी वाली गैस छोड़ दी, तो अच्छी वाली गैस उस बंदे से बाकियों तक जाएगी, ऐसा ही होगा, क्योंकि गैस का कंसंट्रेशन जहां से रिलीज हुई है वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और दूसरों तक उसकी मात्रा बहुत कम है, तो वो धीमे धीमे करके पूरे कमरे में फैल जाएगी। फिर बचपन में करते हैं ना, चावल दे क्या आधा पाधा किसने पाधा, है ना, और फिर उंगली मेरी तो कर दोगे लास्ट में। तो अपने आप, इसमें ऐसा नहीं था कि करने वाले ने दुआ की होगी, 51 रुपए का परसा चढ़ा हुआ सबकी नाक तक पहुंच जाए, अपने आप पहुंच गई होगी ना। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, जब कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करती है। उसके बाद अभी समझ रहे डीपीटी का टाइम है, तो डिफ्यूजन तो चलो ठीक है, समझ में आता है। अब बात करें अगर ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट ही होगा। डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा था, मूवमेंट हाई टू लोअर। यहां भी मूवमेंट होगा, पर मूवमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। कहां से कहां, ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशंस हैं जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, दोनों में से एग्जाम में तुम कोई सी भी लिख सकते हो, बस अपने शब्द सोच समझ करके सेलेक्ट करना। पहली डेफिनेशन सुनो, मैंने तुम्हारे सामने एक अपैरेटस तैयार किया है, जिसमें बीच में मैंने लगा दी है कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा। परमिएबल का मतलब टू परमिट, इजाजत देना। तो ये आधी अधूरी चीजों को इजाजत देती है, मतलब सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को इजाजत मिलती है कि वो इस मेम्ब्रेन से इधर उधर जा और आ सकते हैं। जैसे कि एक चूहा है, वो तुमने पोएम सुनी होगी ना, आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर लगाई सुई। अब चूहे की स्किन में सुई तो घुस गई, ठीक है, बाहर निकल भी गई, पर चूहे को उठा करके तुम पानी में डालोगे तो फूल के मगरमच्छ हो जाएगा क्या, कि भाई बाहर से पानी उसकी खाल से होता हुआ अंदर चला जाएगा क्या, पर सुई तो चली गई थी। मतलब उस चूहे की स्किन किसकी तरह काम कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, कि वो कुछ चीजों को तो एक्सचेंज होने दे रही है, पर कुछ चीजों को एक्सचेंज होने नहीं दे रही। इसे बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या आप इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टेड चीजों को ही जो अलाउ करे, कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है परचमेंट मेम्ब्रेन, या सबसे बढ़िया अभी मैंने दिया स्किन, चाहे ह्यूमन स्किन हो चाहे किसी चूहे की स्किन। तो आपने बीच में लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके दोनों तरफ आपने क्या भर दिया, दो अलग अलग सॉल्यूशंस भर दिए। या मैं इसको पहले थोड़ा आसान करके समझा देता हूं। ये मेरे पास में हो गया मेरा अपैरेटस, बीच में मैंने लगा दी अपनी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मैंने इस तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या भरा है, सॉल्वेंट। ब्लू, आज ब्लू है, कौन है ब्लू,
पानी पानी, तो मैंने पानी पानी भर दिया। और इस तरफ मैंने ब्लू पानी के साथ में रेड कलर का सॉल्यूट भी भर दिया। गौरव का गला काटा और खून जो है इसमें डाल दिया रेड कलर का। तो ब्लड, गौरव का ब्लड यहाँ क्या है? सॉल्यूट, और जो ब्लू है वो क्या है? पानी पानी, सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, यहां मैंने कहा ऑस्मोसिस में मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं, कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट। एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और क्या लगता है कहां से कहां मूव करना चाहिए? सर जहां सिर्फ और सिर्फ पानी है, या जहां पर पानी और ब्लड सॉल्यूट दोनों है? सोचो, अगर डिफ्यूजन कहता है कि हमेशा हाई से कहा जाएगा लो की तरफ, तो क्या लगता है पानी को यहां लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए कि राइट टू लेफ्ट मूव करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। भैया जो ज्यादा है वो ज्यादा से किसकी तरफ जाएगा? कम की तरफ। तो भाई आप देख रहे हो कि सर दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेफ्ट और राइट का वॉल्यूम क्या है? सेम। पर लेफ्ट में सिर्फ सॉल्वेंट है, तो पूरे में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट भरा है, सॉल्यूट तो है ही नहीं। और इधर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, तो जरूर इस तरफ सॉल्वेंट की मात्रा क्या रही होगी? कम। तो ये यहां पर जो ब्लू है पानी पानी, वो लेफ्ट टू राइट जाना क्या कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा थ्रू कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे ही कहते हैं ऑस्मोसिस। इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब भावनाओं का होना, सबके दिल में भावनाएं होती हैं पर उन्हें हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते। ज्ञान का होना अलग चीज है, और पेपर पर ज्ञान को लिख करके व्यक्त करना दो अलग अलग चीज है। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां देयर किसके लिए यूज किया है मैंने? सॉल्वेंट के लिए, कि सर जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से उस तरफ जाना जहां सॉल्वेंट क्या है? कम। यहां तो हम लोगों ने रख दिया कि सर एक तरफ प्योर सॉल्वेंट था, दूसरी तरफ था सॉल्यूशन। अब जरा इस एग्जांपल पर आओ। यहां तुम्हें ब्लू है पानी पानी और रेड खून गौरव का, दोनों में नजर आएगा, तो दोनों ही यहां क्या है? सॉल्यूशन। देख करके क्या लगता है किसमें ब्लू है पानी पानी ज्यादा है? ए वाले में ब्लू है पानी पानी ज्यादा है, मतलब ए वाले में पानी का अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो भैया कहां से कहां पानी मूव करना चाहिए? ए टू बी मूव करेगा। तो वाटर या सॉल्वेंट यहां मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन से पहले तुम्हें लगाना पड़ेगा देयर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी की हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। अब जरा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। इसमें पानी की मात्रा तुमने कम बताई कि ज्यादा? अब मुझे बताओ ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है? ये डाइल्यूटेड है। भैया जिस सॉल्यूशन में पानी या सॉल्वेंट ज्यादा हो वो डाइल्यूटेड कहलाता है। हम लोग क्या लैब में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड ऐसी तो बनाते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही होता है, बस धीमे धीमे करके उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और वो डाइल्यूटेड हो जाता है। तो सर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, अब मैं किस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट के टर्म्स में? जहां सॉल्वेंट कम है या जहां सॉल्वेंट ज्यादा है? जहां सॉल्वेंट कम है। तो सर इसका मतलब बी जो है इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब मैंने शब्द यूज किया सॉल्यूशन, मैंने सॉल्वेंट शब्द यूज नहीं करा, मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन। तो सर यहां इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है आपकी यहां पर कम है कि ज्यादा है? सॉरी यहां पर ज्यादा है, और यहां पर सर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो इसका मतलब यहां जैसा आपने समझाया मुझे, सॉल्वेंट मूव तो कर रहा है किस सॉल्यूशन से? किस सॉल्यूशन की तरफ? ए टू बी। ए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले तो डेफिनेशन में था हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन,
पर उस समय मैं किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा था? सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा था। सॉल्यूट से मुझे कोई लेना देना नहीं था। पर अगर मैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करूं तो जहां सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेटेड कम है, सर कम क्यों है? क्योंकि वहां पानी ज्यादा है। जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पानी क्या है? ज्यादा। तो मैं मूव पानी को ही कराना है, और कहां से कहां? जहां पानी ज्यादा हो वहां से कम, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर अब इतना सा आ रहा है कि जहां पानी ज्यादा है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम, और ये जहां जा रहा है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ आ रही सब लोगों को? भाई एक भी ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ आए हो तो बताओ। पक्की बात? तो दो डेफिनेशन से ध्यान से सुन लो। पहली डेफिनेशन मैं सॉल्वेंट के टर्म्स में दे रहा हूं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसी को अब मैं सॉल्यूशन से जोड़ के दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू a high concentrated solution through a semi permeable membrane। दोनों डेफिनेशन एक ही चीज कह रही है कि सर यहां सॉल्वेंट A से B की तरफ ही जाएगा। अब भले तुम कहो कि सर क्योंकि A में सॉल्वेंट ज्यादा है और B में सॉल्वेंट कम, या तुम कहो कि सर A जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ऑस्मोसिस के दौरान जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है, कोई मूव करता है किसी न किसी फोर्स के साथ मूव करता है ना। दूसरा हमने तो पढ़ा है ना कि सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस ऑस्मोसिस के दौरान जो भी प्रेशर कौन लगाएगा? सॉल्वेंट लगाएगा। उसी प्रेशर को तुम क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है मैं निखिल? मान लो मेरा जिंदगी से भरोसा उठ गया, मैंने मोक्ष को प्राप्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और सोचा सामने से चलता हुआ एक ट्रक आ रहा है, उसको ऐसे करके रोक दूंगा। मैं तो भैया मेरे शक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, मेरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं चाह रहा हूं। फोर्स, जिस फोर्स से या जिस प्रेशर से मान लो ट्रक मेरी तरफ आ रहा है वो है 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे उसे रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो सर इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ट्रक मुझे को पापड़ बना के चला जाएगा, कोई खाएगा भी नहीं। भाई जो ज्यादा काला पापड़ होता है उसको बोलते हैं तो जल गया, तो जले हुए पापड़ को खाएगा भी नहीं। यहां मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सर अगर ये प्रेशर लगा रहे हैं, मान लो कहां से A टू B, तो सर इसे रोकने के लिए हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? जितना वो लगा रहा होगा ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो एक दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या बन सकती है? वो प्रेशर जो एक्सटर्नली बाहर से आपने लगाया, क्योंकि ऑस्मोसिस इधर हो रहा है, तो बताओ प्रेशर में इधर लगाऊंगा उसे रोकने के लिए कि इधर लगाऊंगा? इधर लगाऊंगा। तो यहां मैं P एक्सटर्नल लगा देता हूं। वो प्रेशर जो हम लगाएंगे सॉल्वेंट पर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ताकि ऑस्मोसिस को क्या किया जा सके? रोका जा सके। द प्रेशर एक्सर्टेड एक्सटर्नली टू स्टॉप द ऑस्मोसिस या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ा हुआ एक वाइवा के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कभी कभी टीचर पूछता है कि बताओ सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से वो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका इस्तेमाल तुम मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए करते हो? ठीक है, तब तुम्हारा जवाब होना चाहिए सर किससे करते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। कारण है इसके फॉर्मूला में आने वाला टेम्परेचर, फॉर्मूला में आने वाला कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर या फिर जिस भी तापमान पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं
उस टेम्परेचर पर जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर पर वो वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रिसाइज वैल्यू आएगी, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि सर इस टेम्परेचर पर ये आया और इस टेम्परेचर पर ये आया। तो आप जो है वैरायटी ऑफ आंसर जो है बता सकते हैं। इस वजह से हम लोग यूज में किसका लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। चाहे प्रोटीन का मास निकालना हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का, हम लोग इस्तेमाल में किसको लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, पी। मान लो एक बार पी, अगर आइडियल गैस इक्वेशन याद आ रही हो, पीवी इक्वल टू एनआर, सेम है, बस पी की जगह क्या रखने वाले हम लोग, पाई। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो एन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि एन बी, एन बी वैसा सॉल्यूट पर ही डिपेंड करता है। फिर पाई प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोयल्स लॉ। फिर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गay-Lussac's लॉ। लास्ट की 2 क्लास में यही करके आए हैं। तो इन सबको एक साथ लिख दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनवीटी अपॉन वी। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट लग जाएगा आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अगर आपको वैल्यू जूल में निकालनी हो, अब एक बात बताओ, प्रेशर का जूल से कोई लेना देना है क्या, है क्या भाई? जूल तो सर वर्क की, कैसे जूल तो एनर्जी की यूनिट है, तो सर जूल में तो हमें काम में ही नहीं लेनी, हमें तो बताओ मत कि जूल में क्या वैल्यू है। सुन तो लो, 8.314, ठीक है, पर सर काम की नहीं है ना अपने, नहीं है, तो फिर आप एक और यूनिट देख सकते हैं, वो है लीटर, एटीएम या लीटर बार। अब एटीएम और बार तो किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो बार में अगर है तो आपको वैल्यू डालनी है 0.083, बार में है तो 0.083, और अगर एटीएम में है तो 0.0821, 0.0821। तो अब तुम यहां जो भी क्वेश्चन देखोगे, प्रेशर अगर मान लो दे रखा है, तो उस प्रेशर को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, या तो बार में या फिर एटीएम। जूल और उसमें तो कर नहीं सकते ना, तो या तो बार में करेंगे या फिर एटीएम में, ताकि आर की सूटेबल वैल्यू डाली जा सके। एनबी अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी। तो यहां हमने कॉन्सेंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, पाई इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, CRP। सी जिसको मैं और ब्रॉड कर सकता हूं, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MD मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन V, किसका भी है, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय RT। टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस में चलेगी कि केल्विन में, केल्विन में। सेल्सियस में सर कब चलती थी, जब डेल्टी हमें पता होता था, क्योंकि डेल्टी चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो मैं पहले समझा देता हूं, थ्योरी समझा देता हूं, फिर डीपी भी करते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा निखिल ने हमें बताया कि सर ये जितना प्रेशर लगा रहा है, इसको रोकने के लिए हमें उतना ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। पर निखिल अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा, ट्रक आ रहा है, 2000 न्यूटन का फोर्स लगाया, रुक गया, और मैं 3000 न्यूटन का लगा दूं तो क्या होगा, पीछे चल जाएगा। वाह भाई, है ना, ये देखो कितनी साइंटिफिक नॉलेज है निखिल को। तो ऐसा ही यहां पे होगा, अगर तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करने लगेगा। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगा, अरे सॉल्वेंट तो हायर टू लो था, लोअर टू हायर। अगर आपने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया, तो अब सॉल्वेंट अपनी सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलने लगेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर मैं इसी डेफिनेशन को किसके टर्म्स में दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा भैया, तो अब यहां से ऐसा होने लगेगा कि हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चलने लगेगा कौन? सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम सभी या आप में से ज्यादातर लोग एडिक्टेड हो चुके होंगे आरओ का पानी पीने के, है ना? जो आरओ का कंटिन्यूसली पानी पीता है उसको फिर बाहर का पानी जो है अच्छा भी नहीं लगता, पर आरओ का पानी बहुत हल्का हो जाता है, डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर जाकर के नाली से पानी पीने लग जाओ। अरे यार सर कह रहे थे यार आरओ का साफ सुथरा पानी तो हमारे लिए बेकार है, नाली का पियो, ताजा ताजा अभी निकल रहा है। नहीं तो बताओ अभी एक जने को बोलो भी वो तैयार करता है पानी। तो ऐसा भी नहीं करना है। मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए उठाया क्योंकि आरओ की फुल फॉर्म ही होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। घरों में जाओगे तो आरओ पर लिखा होगा, लिखा रिवर्स आरओ तो कहीं नहीं लिखा होता, मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि आरओ पे आरओ लिखा हुआ हो, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस से लिखा होता है। फिर भी बच्चे उसको आरओ बोलते हैं, और पूछो आरओ की फुल फॉर्म क्या है? कैसी बातें कर रहा है? पापा ने बोला है कि आम खा गुठली क्यों मिलता है ना? आजकल एक मीम्स चल रहा है, उसमें एक इंटरव्यू लेने वाला बंदे से पूछता है राष्ट्रपिता का नाम क्या है, तो वो कहता है राष्ट्रपिता का नाम तो सबको पता है। वो कहता है रिपोर्टर मुझे नहीं पता, फिर वो कहता है अच्छा तुझे नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। समझे? तो वही चीज है, आरओ की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। सुनो आरओ में क्या होता है। आरओ में जो पानी आप साफ करना चाहते हो वो पानी गंदा पानी होगा कि साफ पानी होगा? पहले से गंदे पानी को हम लोग आरओ के थ्रू साफ करते हैं। अच्छा, गंदे पानी से मतलब क्या है? पानी में इंप्योरिटीज ज्यादा है कि इंप्योरिटीज कम हो? ज्यादा। इंप्योरिटी क्या यहाँ सॉल्यूट है? इंप्योरिटी यहाँ सॉल्यूट है, पानी तो सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब तुम ऐसा सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है कि कॉन्सेंट्रेशन लो है? हाई है। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो सर मैं चाहता हूं कि इस हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इंप्योरिटी सॉल्यूट तो रह जाए उधर ही, और सिर्फ क्या निकल के आ जाए? सॉल्वेंट, पानी। तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में मूव करेगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस में? रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो जो भी तुम्हारे पास में आरओ है उसमें हेमा मालिनी कहेगी कि यूवी रेज है ना, इधर फरहान अख्तर कहेगा खारा पानी, और यहाँ का पानी वहां का पानी, ये ऐड करते हैं एक्वाप्योर वगैरह के। पर बेसिक लॉजिक उनको खुद को नहीं पता। बेसिक लॉजिक क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। उस अपैरेटस में, उस मशीन में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी जाती है जिसके एक तरफ आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब इम्प्योर वाटर को रखा जाता है, और फिर प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, जिससे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, पानी जो ब्लू है, वो मूव करता हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उस तरफ आ जाता है जहां पर गंदगी जो है वो क्या है नहीं, या फिर बहुत कम है। पर समस्या ये है कि सर पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। अब तुम कहोगे हाँ सर नहाने के लिए होता है, खाना पकाने, अरे भाई पानी में बहुत सारे जरूरी तत्व भी होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आयरन वगैरह दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो भी तुम्हें चाहिए, पर वो भी तो सॉल्यूट ही है। वो भी क्या है? सॉल्यूट ही है। आरओ में से तो सिर्फ क्या निकल के आएगा? पानी। जो जरूरी चीजें हैं वो भी तो पीछे छूट गई। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूं, आरओ का पानी डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? आरओ का कॉन्सेप्ट क्या है आजकल? अब आरओ का पानी पिएगा कि नहीं पिएगा? नहीं पिएगा। हैंडपंप सनीपा जी पाकिस्तान चला जाना, कहीं मिले तो हैंडपंप वहां बहुत है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया आरओ का? आरओ में क्या प्रेशर ज्यादा नहीं लगाए तो ऑटोमेटिक प्रेशर से ज्यादा, अगर प्रेशर ज्यादा नहीं लगाएगा तो अब क्या होगा? अब जो तेरा साफ पानी है वो भी उधर चल देगा गंदा होने के लिए। होता है ना कि जो गंदगी होती है अट्रैक्ट करती है, बस वही सी डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस में? ये है कि अभी मान ले कि यहां पर मैं हूं, जहां मैं खड़ा हूं, यहां ज्ञान ज्यादा है, वहां पर ज्ञान क्या है? कम। ज्ञान का मतलब तू पानी समझ ले एक बार। तो ऑस्मोसिस में मैं यहां से यहां जाऊंगा, जहां ज्यादा ज्ञान है वहां से मैं
कम ज्ञान की, मतलब ज्ञान बांटूंगा, ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। अब मैं यहां हूं जहां ज्ञान क्या है, कम है, ज्ञान क्या है, कम, पानी क्या है, कम। मैंने सोचा मैं क्यों बांटू ज्ञान, चुपचाप गया कमरे में, कमरा बंद करके सालों तक पढ़ा रहा, मर गया भाई। समझ गया, ये है अंतर। पहले वाला तो क्या था, ऑस्मोसिस, दूसरा वाला क्या था, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब पानी, सॉल्यूशन की टर्म्स में डेफिनेशन दे रहा हूं, ज्यादातर बुक्स में सॉल्यूशन की टर्म्स में लिखी होती है। जब पानी अपनी लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई की तरफ चलते तो वो तो क्या है, ऑस्मोसिस, और जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ चलते तब वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन नेचुरल नहीं है, क्योंकि सर नेचुरली तो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो फिर उस केस में आर्टिफिशियली हम जब क्या लगा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर, तो सॉल्वेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है साहब, ठीक है। 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर, ठीक है, उनकी हम लोग बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी तो फिर गर्मियां चली गई, ठंडाई वगैरह बनती है, या फिर रात में मम्मी किशमिश वगैरह भिगो देती है, सवेरे हम लोग खा लेते हैं। तो रात में किशमिश भिगोई इतनी सी, और बड़ी सुबह देखा तो बड़ी हो गई। बोले छोटे हाइट के बच्चा था एक 12th क्लास में, बोला सर रात को फिर मैं भी पानी में रहूं, लंबा हो जाऊंगा। पतली दुबली लड़की थी, बोली सर मैं पानी में रहती हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों, मैं किशमिश का लॉजिक समझाता हूं। किशमिश एकदम सूखी हुई है, ऐसी होती है ना, सूखी एकदम किशमिश होती है। अगर कोई चीज सूख जाए मतलब उसमें पानी ज्यादा होगा कि पानी कम होगा, तो इतना हमें साफ पता है कि सर किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम है। बाहर पानी में रखोगे तो उसमें तो पानी की मात्रा क्या होगी, किशमिश के मुकाबले ज्यादा ही होगी। तो किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई कि किशमिश के बाहर, सॉल्यूशन की, फिर से बोल रहा हूं, किशमिश के अंदर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई कि किशमिश के बाहर, अंदर, किशमिश के अंदर ज्यादा हुई। तो इस केस में क्या होगा, अगर किशमिश की लेयर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो पानी किशमिश के अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा। तो इस वजह से किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है। जब नानी, दादी, मम्मी अचार वगैरह बनाती हैं तो बड़ी बड़ी कैरी, रॉ मैंगो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं, वो लेकर के आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप से चुरा के नमक लगा के चाट लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पानी और पीते हैं। वो पानी बड़ा स्वाद लगता है, अगर करके नहीं देखा तो देखना कभी, खट्टा वो खाने, आंवला या फिर ये आम खाने का ना पानी पीना, पानी बहुत अच्छा लगता है इसीलिए क्योंकि मुंह जो है एसिडिक हो जाता है, और जब पानी जाता है तो तुमने सुना होगा एसिड अपना कमाल पानी में ही दिखाता है, समझ लो। तो तुम ऐसा करो, तुम तेजाब पी लो, ज्यादा मजा आ रहा था। ठीक है। तो कहने कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो कैरी या फिर रॉ मैंगो काट करके डाला, जब उसको डालते किसमें, तेल में, उसमें नमक डालते खूब सारा, है ना। मम्मी बोलती कि 20 रुपए सस्ता वाला नमक लेकर दो पैकेट, ठीक है। अनिल कपूर तो कहता 100 रुपए वाला खरीदो यार, नमक 100 रुपए का कौन खरीदता है ना। 100 रुपए 80 रुपए तो पिज्जा आ जाएगा। तो 20 रुपए वाला नमक लाए, 2 थैली, 2 पैकेट, और ला करके भर दिया, और उसमें डाल दिया क्या, कैरी, कच्चा आम डाल दिया, और फिर उसको ढक करके रख देते हैं, और कुछ दिनों बाद में अपने आप क्या तैयार हो जाता है, अचार। अचार फिर तुम खाने बैठे, तुमने कहा कि यार मम्मी मेरे लिए ना बस एक उसका वो ले आना, पीस ले आना, क्योंकि बहुत बड़ी है कैरी थी, तो मेरा पेट तो एक ही पीस से भर जाएगा। मम्मी हंसने लगी। मम्मी ने ला करके तुमको एक पीस डाला, तुमने देखा कि यार डाला तो इतना बड़ा था, अब तो ये इतना सा रह गया। फिर मम्मी की तरफ, कईयों की हिम्मत होती है जो बोलते थे मम्मी एक और लाओ, कि कोई चुपचाप उठ करके खुद ले आते हैं, क्योंकि पता है मम्मी अचार के साथ चप्पल भी लाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि डाला तो इतना बड़ा था और अब इतना सा रह गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसके अंदर पानी भर गया होगा, क्या उसके अंदर जो भी पानी रहा होगा वो निकल के बाहर चला गया होगा। भाई तुमने उसको डाला सॉल्टी वाटर में,
सॉल्टी वाटर में डाला तो मतलब बाहर पानी जो बाहर है उसमें सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्ट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट है, सॉल्यूट ज्यादा है। तो सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ये बाहर वाला कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड? हाई हुआ। और अंदर जो कैरी है उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा हुआ? लो कॉन्सेंट्रेटेड। तो सर अगर कैरी की सरफेस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो यहां ऑस्मोसिस होगा, और जिसमें क्या होगा? कैरी के अंदर से पानी निकलता हुआ कहां चला जाएगा? बाहर, और कैरी श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को केमिस्ट्री में लाते हैं। केमिस्ट्री में तुमसे बोलेगा कि अगर आरबीसी और 0.09% NaCl सॉल्यूशन, आरबीसी 0.09 NaCl सॉल्यूशन, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो आरबीसी को अगर एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए NaCl के जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.09 से ज्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन 0.09 से ज्यादा हो, मतलब अब NaCl का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया कि डाइल्यूटेड कर दिया? अरे कंसंट्रेटेड कर दिया। कह रहा हूं ना कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तुमने नमक डाल दिया होगा ना ऊपर से। अब कई ऐसे डालते हैं, कई पता नहीं ऐसे करके डालते हैं, देखा क्या? बहुत से शेफ वगैरह होते हैं जो ऐसे करके डालते हैं। ऐसे करने से क्या है? ऐसे करके तुमने नमक डाल दिया, ऐसे तोता बना के, मोर बना के नमक डाल दिया, तो डाल दिया जो भी है। तो अब ये नमक डाल दिया तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा ही हो गई। ज्यादा का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या होगा? बताओ, आरबीसी पिचक जाएगा कि आरबीसी फूल जाएगा? पिचक जाएगा। कॉन्सेप्ट वो अचार वाला लगा कि सर अचार को भी तो हमने कैरी को नमक के पानी में डाला था तो पिचक गई थी। तो कोई लॉजिक इसमें कुछ खास देखो, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बस एक एग्जांपल ध्यान रखो डेली लाइफ का कि हाँ सर अचार में पिचक जाती है क्योंकि उसे किस में रखते हैं? नमक के सॉल्यूशन में, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो ऐसे ही आरबीसी को अगर 0.09% से ज्यादा के सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और अगर उसे रख दिया जाए ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अब मैं कम कर रहा हूं, 0.09 से कम कर रहा हूं, अब क्या होगा? अब वो फूल के फट जाएगा, फूल के फट जाएगा। तो अगर हम लोग जाकर के पानी में पूरी रात डूब जाए, क्या लगता है क्या होगा? डिपेंड करता है पानी पर कि सर एकदम प्योर पानी है। अगर पानी प्योर हुआ तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, पानी की क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? बाहर से अंदर। तुम गए सीधा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देख करके समुद्र में, चलो यार वो ऐसे समुद्र में नीचे जाता और फिर ऐसे निकलता तो दूसरी दुनिया होती है, तुम्हारे साथ भी होगा, बस वो दूसरी दुनिया कहीं ऊपर ही होगी, ठीक है? तो तुम जाकर के भैया कूद गए पूरी रात और जलपरी या जलपरा बन गए, और जब तुम निकलोगे पता क्या होगा? तुम्हारी बॉडी ऐसे पिचक के खाल वाल सब एकदम खिंच जाएगी, ठीक है? वो क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि सॉल्टी वाटर में थे तुम, कंसंट्रेशन वहां क्या थी? ज्यादा। उस केस में तुम्हारे शरीर के अंदर से पानी कहां चला गया? बाहर। जो लोग बाग सेलर्स वगैरह या जो कोस्टल एरियाज में जो लोग बाग रहते हैं, जो जनरली सी फूड खाते हैं, मतलब कि भाई केकड़े फेकड़े और मछलियां, अब ये मछलियों में भी तो, केकड़ों में भी तो पानी होगा, उन्होंने भी तो पानी पिया ही है। कहाँ का पानी पिया है? समुद्र का सॉल्टी पानी पिया है। तो वो सॉल्ट तुम्हारे अंदर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो सर फायदा ही हुआ। फायदा कैसे? वो 20 रुपए बच गए ना सर, नमक भी डालना पड़ेगा। अरे रुको, भी जान भी बनेगी तुम्हारी। तो तुमने जो खाना खाया वो सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या है? वो खाना आपके टिश्यू के बाहर तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। जैसा आपको पता होगा कि भाई टिश्यू के बाहर ब्लड जाता है खाने को लेकर के। अब यहां कंडीशन ये हो गई है कि सर ब्लड जो है ना उसमें सॉल्ट की अमाउंट, सॉल्ट की मात्रा क्या हो गई है? ज्यादा। और टिश्यू में जो फ्लूइड है उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या होगी? कम। तो बताओ, पानी टिश्यू से ब्लड की तरफ जाएगा कि ब्लड से टिश्यू के अंदर? टिश्यू से ब्लड की तरफ, मतलब टिश्यू के बाहर आ जाएगा
और तुम्हारे टिश्यूज में पानी भरना शुरू हो जाएगा। समझे? तो ये परेशानी क्या है, ये तुम अगली क्लास में मुझे इसका नाम गूगल पर या जहां भी ढूंढ करके बताओगे कि सॉल्टी फूड खाने से टिश्यूज में पानी भर जाता है। ठीक है, इस बीमारी का नाम तुम लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में पता करके बताओगे। अब तुम अपेंडिक्स बीमारी नहीं है। अपेंडिक्स क्या है? हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे काट के फेंकना पड़ता है। ठीक है, अपेंडिक्स बीमारी थोड़ी है यार। अब वो बात है कि तुमने अपने किसी दोस्त का नाम अपेंडिक्स रखा हो तो ऐसा बीमारी है दुनिया भर की। ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये 3 सॉल्यूशन समझा रहा था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन जिनका और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो उन दोनों सॉल्यूशंस को तुम क्या कहोगे, दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो एक सॉल्यूशन है 1, एक है 2, तो आइसोटोनिक का मतलब पाई 1 किसके इक्वल है। तुमने उन दोनों सॉल्यूशंस को एक ही टेम्परेचर पे रखा होगा। अब ऐसे थोड़ी कि सर ये एक सॉल्यूशन है, इसको तो रख देते हैं अपन राजस्थान में उबलता हुआ, गर्मी बहुत है, और सर इसको ले जाकर के एंटार्क्टिका में रख देते हैं, आइसोटोनिक है सर। ऐसा थोड़ी होगा। दोनों को एक ही जगह रख के तो कंपेयर करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं, दोनों का सेम होगा। अच्छा, इसके बाद में आर तो वैसे ही क्या है, सेम है, पाई इक्वल टू सी आर टी का। तो सर आर और टी तो दोनों में सेम है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सर हम कह सकते हैं C1 इक्वल टू C2, N1 क्या है, मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। मान लो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है तो, अलग है तो फिर नहीं, सेम है तो मैंने V को भी हटा दिया, N1 किसके इक्वल आया, N2। अब तुम चाहो तो N1 के फॉर्मूला को ओपन कर लो, W1 अपॉन N1 इक्वल टू W2 अपॉन N2। अगर किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, दूसरे का हो जाए कम, तो जिसका ज्यादा है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है कहते हैं ना कि यही तो हाइपर बंदा, ज्यादा हाइपरटोनिक। ज्यादा क्या होना, क्या ज्यादा होना, ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्यादा होना। और अगर साफ कम है तो उसको तुम क्या कहोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये थ्योरी में कोई डाउट हो तो पूछो, इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कॉमन है, बहुत आराम से टीचर पूछ लेता है। कैसी भी कोई समस्या हो, ये स्पेशली आरबीसी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, कब श्रिंक करेगा और कब स्वेल करेगा। ठीक है भाई, कोई हो तो पूछो, वरना फिर हम लोग अब डीपली करते हैं। हाँ सर, लोग कहते हैं कि ना ज्यादा नमक खाने से बोन्स पिघलती है। ज्यादा नमक खाने से बोन्स पिघलती है, ऐसा कह सकते हैं। अब वो नमक नहीं होता, बस समस्या ये है, नमक हमारे लिए क्या है कि मम्मी खाने में नमक कम है, ये है हमारे लिए नमक। अब तो मम्मी बोले मम्मी सोडियम क्लोराइड कम है, तो हम लोग पापा बोले इसको लेके जाओ, दिमाग का चेकअप करो, पागल हो गया। सोडियम क्लोराइड तो हमने आज तक कितने बड़े हो गए, हम इससे 20 साल बड़े, हमने नहीं सुना, सब इसके दिमाग में कहां से आ रहा है, समझ रहा है। तो वो नमक नहीं है, वो नमक अब तेरे लिए कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा सॉल्ट हो सकता है जो ऐसा करता हो, जैसे कि तेरे खाने में जहर मिला दूं, तो केमिस्ट्री में उसे सॉल्ट ही बोलूंगा कि हिज फूड कंटेन मोर सॉल्ट, समझा, तो उसे सॉल्ट ही कहेंगे। तो वो सीन है, वो नमक कह देते हैं, वो चीजें अलग अलग होती हैं। हालांकि पिघलते नहीं है। ये भी एक तरह की बीमारी है जिसमें हड्डी का कैल्शियम धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगता है। डिसॉल्व होने का मतलब Ca कन्वर्ट हो जाता है Ca+2 में। Ca सॉलिड है पर +2 है एक्वस, तो इसको वो पिघलना कहते हैं। अब तू तो केमिस्ट्री पढ़ चुका है, समझा सकता हूँ। तो अब तू जब भी जाए ना घर पे तो सोडियम क्लोराइड शब्द का इस्तेमाल कर, सोडियम क्लोराइड का मैंने, ठीक है भाई। तो डीपीपी सॉल्व करें, और कोई डाउट हो, मास्क लगा के आवाज तो नहीं दे रहा, ठीक है, चलो अच्छा। तो साहब डीपीपी ओपन कर लो। ऑस्मोसिस की 2 डीपीपी हैं, एक ऑस्मोसिस की है और एक रिवर्स ऑस्मोसिस की। पहले हम लोग ऑस्मोसिस की डीपीपी को कर रहे हैं। तो सर पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डीपीपी का देखें तो ये कहता है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालो। कब? जब साहब 3.42 ग्राम सुक्रोज, हाँ भाई सुक्रोज का मोलर मास याद हो गया 342 यूनिट पर लगाना मत भूलो, ग्राम पर मोल। तो भैया WB कितना है 3.42। सर ये तो लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और क्या कह रहा है भैया सुक्रोज पर लीटर। ये पर लीटर क्या है? पर लीटर क्या है? तेल है क्या ये? अरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। क्या तुम्हें 1 लीटर की जरूरत है कि 1000 ml की जरूरत है? 1000 ml ज्यादा आसान रहेगा फॉर्मूला में, ठीक है। और सर टेम्परेचर तो बोल दो 400 केल्विन। सर आर की यूनिट दे रखी है क्या? आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो सर क्या है इसमें? अरे पाई इक्वल टू CRT लगा हुआ है। हाँ भाई सॉल्व कर दो फटाफट से, आंसर मेरे मुंह पे नहीं मारो फटाफट। पाई इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V सॉल्यूशन किसमें? ml में, मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। 0.33 सोनी का आया कि सैमसंग का? ATM लगाना है क्या? यहाँ तो बाहर है, बाहर लेना। यहाँ पे बाहर है तो बाहर ही लगाना है। अगर नोट्स में ATM हो तो उसको बाहर कर लेना, वरना CBSE में तो मार्क्स कट जाएंगे इस चीज के। तो जो ऑनलाइन बच्चे ले रहे हैं, आप लोग बच्चों आओ ऑफलाइन में। हमारे पास एक कमाल का बंदा है, क्वेश्चन खत्म होने से पहले कैलकुलेशन कर देता है। अभी नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, इस वजह से फ्री है, उसके बाद तो टिकट लगेगी इसकी भी। आज से 2 महीना हुआ है। हाँ, पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। क्या हो गया मोहित, किस सोच में डूबा है? हाँ सही है सर, ऐसे क्या परेशान कर, भाई ने पहले बोल दिया 0.33 बार। डीबीबी के सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक सॉल्यूशन है जिसमें 13.5 ग्राम यूरिया डाला गया है। तो सर क्वेश्चन में हो सकता है आपको मोलर मास की जरूरत पड़ जाए। तो मोलर मास की जरूरत अगर पड़ती है तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना हमें चाहिए। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूरिया आ चुका है। यूरिया है क्या? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कितना यूरिया डाला है? 13.5 ग्राम। तो ये हो गया मेरे लिए क्या? WB। मोलर मास बताओ जल्दी से कितना है? 28 और 4 32, 32 और 16 48, 48 और 12 60 खाना था। तो ये आ रहा है 60 ग्राम पर मिनट। ठीक है। कहता है कि सर इसका 500 ml का सॉल्यूशन तैयार किया गया है पानी में डालने के बाद, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है सुक्रोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो पाई यूरिया किसके बराबर है? पाई सुक्रोज C12H22O11 के। अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। हाँ जी, सुक्रोज C12H22O11, इसका WB मास तुम्हें निकालना है जब इसका वॉल्यूम कितना हो? 500 ml हो। तो सर इसके बारे में तो ये एक चीज देकर के हमसे पूछ रहा है कि भाई मास निकाल दो, पर भाई इसने हिंट क्या दिया है? जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वही किसका है? इसका। तो अगर तुम सोचो, यहां तुम अगर पाई इक्वल टू CRT लगाओ
अब क्योंकि W भी मुझे पुट करना पड़ेगा, तो पाई इक्वल टू W यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय RT। ठीक है सर, ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, गिवन मास ऑफ C12 H22 O11 अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 342 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका वॉल्यूम कितना ले रखा है 500 मल्टीप्लाई बाय R। तो सर RT से तो RT गया, 1000 अपॉन 500 से 1000 अपॉन 500 गया, बचा गया इनके मोलर मास को गिवन मास को लिख देते हैं, कितना आया 13.5 और 60, और ये सब तो कैंसिल होकर क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकालो भाई। लगता मोबाइल पे पेन लगाना पड़ेगा, रख ले उसको, रख ले। किसी को आईफोन चाहिए सेकंड हैंड तो बताना भाई, पिछले साल एक बच्चे का रखा था, तो फिर मैं तेरे को देके वापस रख लूंगा, क्योंकि आज का बच्चा है, आज का बच्चा सर तो तेरा फोन ले लीजिए। हाँ, फिर आगे साथ किसी और को भेज दूंगा। ऐसा भी तो जरूरत पड़ती है लोगों को, जिनके घर में शादी होती है। भाई शादी होने वाली है तो बातें भी करनी होगी, बातें करने के लिए मोबाइल चाहिए, लैंडलाइन वाला जमाना हो गया कि कबूतर बेचता होगा। चलो भाई प्रमाण करो, अशफाक ऐसी मजाक करा कर यार, ऐसे कैसे गुमसुम बैठा रहता है, छोड़ गई क्या? सबको छोड़ के जाती है यार, कभी ना कभी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सर स्कूल है कब से मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है तेरा ब्रेकअप होने वाला है और तू ब्रेकअप को बचाने के लिए स्कूल खुलवाना चाह रहा है। तेरा टेस्ट लेना पड़ेगा, कोरोना टेस्ट लेना पड़ेगा। 76.9 ग्राम का, बहुत बढ़िया। गिवन मास है मोलर मास है, गिवन मास तो ग्राम 76.9 और एग्जैक्ट आंसर 0.95 ग्राम है, तो सुक्रोज का गिवन मास आ जाएगा 76.95 ग्राम। चलिए साहब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, डीपीपी के थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्यूशन को तैयार किया गया है 8.95 mg, mg का मतलब क्या हो गया मिलीग्राम, 8.95 mg, तो ये क्या है WB, 8.95 ये ना, ग्राम में कितना हो जाएगा ये, 10 की पावर कितनी माइनस कितनी -3, 10 की पावर -3 लगा दो तो 8.95 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। आगे बढ़ो क्वेश्चन में, of a gene fragment in water to form 35 ml of solution, तो V सॉल्यूशन कितना हो गया 35 ml। आगे कहता है तुमसे ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में जल्दी बोल दो 298 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.335 टॉर, पाई इक्वल टू 0.335 टॉर। तुमको टॉर में चाहिए क्या प्रेशर, काय में चाहिए फिर, या तो एटीएम या फिर बार, रिलेशन है तुम्हारा 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर। एक एटीएम में 760 टॉर है, तो 0.335 टॉर में कितना एटीएम होगा बताओ, x इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो
क्या है ये x की वैल्यू बताओ 0.335/760 ये आएगी। सॉल्व देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बाकी तुम्हारी इच्छा है क्योंकि पूछा नहीं है तुमसे। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, assuming gene fragment is non electrolyte calculate its molar mass, mv कैलकुलेट करना है, फटाफट से कर जल्दी से। तो ये आंसर जो है वो है 1.42 into 10 की पावर 4 पर लिखिल कोशिश करा के सॉल्व करने की ना, आदत में आएगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री चंद हफ्तों की मेहमान होती है। अपने 4 चैप्टर हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें से दूसरा चल रहा है, 2 और होंगे, तो उसके बाद तो दूर दूर तो न्यूमेरिकल नहीं देखेगा। तो जब तक चल रही थी तो मजे ले ले, बाद में बहुत मौका मिलेगा। प्रैक्टिस करता हूँ ना, बहुत अच्छी कोशिश थी। हाँ जी, तो सर आंसर 1.42 into 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता करना है पास्कल के अंदर। हाँ भाई, पास्कल में तुम्हें आर की वैल्यू पास्कल में तो रखनी नहीं है, किसमें बार या फिर किसमें रखनी है, एटीएम में। तो आंसर तुम्हारा एटीएम में आएगा, पर उसे तुम पास्कल में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान रहे 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, उसे कन्वर्ट कर देना। तो लास्ट में, ये बाद में कर लेना काम, अभी काम मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अभी पास्कल में कन्वर्ट कर दिया तो आर की वैल्यू तो तुम बाद में रखोगे, सॉल्व नहीं हो सकता जब तक यूनिट सेम ना हो। तो लास्ट में करना क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल में, एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो ये W भी हो गया 1 ग्राम। और उस पॉलीमर का मोलर मास हो भाई बहुत ज्यादा है, इसको 10 की पावर में बोल दो कितना है, 1.85 into 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर कहता है तुमसे अगर सॉल्यूशन जो है 450 ml का है, V 450 ml, और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया कैलकुलेट में, 110 हो गया, 310 हो गया, 310 केल्विन। और खैर रिलेशन इससे दे दिया, पर इसकी जरूरत नहीं है। 180 या 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल आपको लगाना है। निकालो भाई, पाई निकालना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 5 से, जो भी है। जब याद हो मजा आया पढ़ने में। सर बताओ ना, 15 को लेके 31 अक्टूबर तक तो धारा 144 है पेपर में। तो सेंटर वाले ने निकाला है कि भैया तुम खोल सकते हो, और गवर्नमेंट को दे दिया कि तुम अपने हाथ में डिसीजन तुम्हारा। अब हमारी गवर्नमेंट ने पहले कह दिया कि 31 अक्टूबर तक कोई दिखना नहीं चाहिए, तो 31 अक्टूबर तक तो नहीं। फिर 14 के 15 नवंबर की वो है दिवाली, तो फिर स्कूल खुलने का कोई सेंस नहीं, फिर हफ्ते भर की फिर छुट्टी, दिवाली के बाद खोल करेंगे। सर इसके अंदर आर की वैल्यू 0.082 या 0.082, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लगभग सेम है। आरबीएससी में कोई समस्या नहीं है,
छोटी छोटी मिस्टेक से मार्क्स नहीं कटते, सीबीएसई में काटते मार्क्स। फिर इसको पास करोगे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में। लास्ट में। तो पाए तुम एटीएम वाला या 12 वाला सोल्व करो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, पास के वाला सोल्व करके लास्ट में बताना है। सर 0.030 into 10 to the power 5 0.030 इंटू 10 की पावर 5, मतलब अगर मैं इसको 30.0 लिखूं तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। एक आंसर तो यही है, पर इंटू 10 की पावर 2 कुछ नहीं, 30.9 पास्कल। 10 to the 10 की बात पूछिए, सिर्फ 30.9 आंसर। तो वही इसको तुम लोग ट्राई करना, और क्वेश्चन 5 और 6 ये दोनों तुम्हें घर से ट्राई करने हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। रिवर्स ऑस्मोसिस की डीपीपी पर आ जाओ, जिसमें 2 ही क्वेश्चन है। रिवर्स ऑस्मोसिस की डीपीपी जिसमें से 2 ही क्वेश्चन है, उसे करते हैं हम लोग। और इसमें दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो एक को डिस्कस करते हैं, दूसरे को देखते हैं, टाइम रहेगा तो करेंगे। तो सर क्वेश्चन है कि एक 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 10 ग्राम, तो सॉल्यूट है। WB हो गया
और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? कब? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो? 100। ठीक है। और बात हो रही है सर यूरिया की। यूरिया जिसका मोलर मास तुमने थोड़ी देर पहले निकाला था 60 ग्राम पर मोल। ठीक है। इस आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब इसका पाई इक्वल होगा किसके? 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। अननोन सॉल्यूट का मतलब है कि भाई WB तो पता है कितना है, 5 ग्राम है। जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना हो 100 ml, पर सर उसका मोलर मास हमें नहीं पता क्योंकि वो कह रहा है कि अननोन सॉल्यूट है। इसका जो पाई है वो इसके पाई के इक्वल आएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो भाई आपको MB की निकालना है। हिंट, पाई 1 किसके इक्वल है? पाई 2 के। पाई 1 जिसका फॉर्मूला आएगा WB1 अपॉन MB1 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय RT। ये पाई 1 किसके इक्वल है? पाई 2। पाई 2 जो क्या आएगा? WB2 अपॉन MB2 इंटू 1000 अपॉन V सॉल्यूशन इंटू R और T। ये तुमने कहा, इसको कहा पाई 2। तो सर V सॉल्यूशन तो दोनों का स्वयं है, R और T भी दोनों में सेम है, तो ये सीधा सीधा हो गया। ये WB1 की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन MB कितना है? 60 इक्वल टू WB2 5 अपॉन MB2 निकल जाएगा क्या? निकाल दो फटाफट कितना आ रहा है? 30 ग्राम पर मोल। दूसरा क्वेश्चन फटाफट से करके होता ऐसा ही बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 4% यूरिया, जहां परसेंटेज ना दे रखा हो वहां तो मान सकते हो वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। पर सर इसमें तो हमें वॉल्यूम चाहिए, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों आइसोटोनिक हैं तो तुम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मानो कि परसेंटेज वेट बाय वेट मानो, सारी चीजें जो कॉमन है 100 ग्राम के 100 ml तो बढ़ जाएगा 120 के 180 भाई बचेगा तो ये, जिसमें तुम्हें WB चाहिए MB चाहिए। भाई तुम्हें वॉल्यूम से तो कोई मतलब नहीं, वो तो कट गया। तो ये आपका ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो हिस्सा है वो भी हो गया। इसमें जो चीज बच रही है जिसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। पहला अंतर तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है और डिफ्यूजन में नहीं होगा। दूसरा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में किसी का भी मूवमेंट हो सकता है। ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सिर्फ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जबकि डिफ्यूजन किसी भी टाइप के सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड किसी का भी हो सकता है। इसके अलावा डाइल्यूटेड मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ होता है कौन? ऑस्मोसिस, और हायर से लोअर की तरफ होता है कौन? डिफ्यूजन। और तुम कह सकते हो ऑस्मोसिस को स्टॉप किया जा सकता है या रिवर्स भी किया जा सकता है, पर डिफ्यूजन को ना तो रोका जा सकता है और ना ही इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपके डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरेटिकल ही आता है। अगर न्यूमेरिकल बनाना होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो वो बनता है या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी आपका
जो पहला वाला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें डेरिवेशन पूछ लेता है कभी कभी, इस वाले में पूछ लेता है थ्योरी, ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर क्या होगा जब आप किशमिश को पानी में डालोगे या क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ सकता है। तो इस चैप्टर में अब आपके पास में बचा है सिर्फ एब्नॉर्मल मास एंड वेन हॉफ फैक्टर। इस साल का मतलब है ईयर 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में एब्नॉर्मल मास और वेट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। तो 21 जो है अपने पास में आने वाला साल जिसमें आपके एग्जाम लगने हैं, उसके अंदर चांसेस कम है एब्नॉर्मल मास या वेट ऑफ फैक्टर का न्यूमेरिकल आने का। पर चांसेस कम का ये मतलब नहीं कि जीरो है, आ तो सकता है पर चांसेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखो कोशिश करते हैं हम लोग कि शायद डीपीपी सोपे को, डीपीपी में शायद 18 क्वेश्चंस होंगे। देखो लास्ट जो डीपीपी बच रही है एब्नॉर्मल मास की, उसमें टोटल 18 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको हो सकता है करने में अपने को 2 क्लास लग जाए। जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सर्दियों में कार रेडिएटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। क्वेश्चन आता है क्यों? सर्दियों में जरूर किस चीज से बचने के लिए डाला जाता होगा? सर्दियों से क्या लेना देना है? ठंड से। रेडिएटर को ठंड लगती है, सर गर्मी देता है? नहीं। मान लो जहां तुम्हारी गाड़ी खड़ी है वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें रेडिएटर के अंदर इंजन ऑयल जम जाएगा और वो जम गया तो गाड़ी चालू नहीं होगी। पर अगर तुम कोई ऐसी चीज डाल दो जिससे या तो सर बाहर का तापमान 0 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जो पॉसिबल है क्या? फिर तुम्हारे रेडिएटर में कुछ भी डालो, बाहर तो टेम्परेचर 0 डिग्री रहना ना, तो फिर तुम्हें उसका इलाज तो करना नहीं है। इलाज किसका करना है? जो इंजन ऑयल है उसका। तो इंजन ऑयल में इथाइलिन ग्लाइकॉल डालने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब बढ़ जाएगा कि और कम हो जाएगा? और कम हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब है और कम हो जाना। मान लो अब हो गया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है 0 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान हो तो वो नहीं जमेगा, वो तो कब जमेगा? जब -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इस वजह से कार रेडिएटर में क्या डाला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे।